इस गांव की गलियों में एक खौफनाक चर्चा है। एक ऐसा साया जो इंसानों के सिरों का शिकार करता है। मगर असली दहशत पानी की लहरों के नीचे नहीं, बल्कि इंसानी दिलों के काले कोनों में छिपी है। हमारी ये दास्तान हमें 19वीं सदी के वियतनाम के एक छोटे से गांव की ओर ले जाती है। यहाँ की सुबहें कोहरे की चादर में लिपटी होती हैं और हवा में एक अनजाना डर हमेशा मंडराता रहता है। 5 सालों से यहाँ के लोग एक साए की दहशत में जी रहे हैं, एक रूहानी कहानी जिसे वे डूबता हुआ भूत कहते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस झील में एक इंतकामी रूह का बसेरा है। ये रूह सिर्फ जान नहीं लेती, बल्कि शिकार को गहराई में खींचकर उनके सिर अलग कर देती है। अब तक 8 बदनसीबों की कटी हुई लाशें तट पर मिल चुकी हैं। पूरा इलाका इस खौफ से थर्रा रहा है। इसी दहशत के बीच हमारी मुलाकात मून से होती है, जो कपड़ों का व्यापार करती है। वो एक फौलादी और जाबाज महिला है जो अपनी भांजी को अपनी जान से भी बढ़कर चाहती है। मगर मून की दुनिया तब उजड़ जाती है जब उसकी प्यारी भांजी अचानक लापता हो जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं। मून दर दर भटकती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। उसे बस उस मनहूस झील के किनारे लड़की की चप्पल तैरती हुई मिलती है। गांव के लोग और जिला प्रमुख का मानना है कि ये उस डूबते भूत की करतूत है। सबको यकीन हो चुका है कि लड़की मर चुकी है। जिला प्रमुख अपने सिपाहियों को तलाश बंद करने का हुक्म देता है, ये कहकर कि ये मामला इंसानी ताकत से बाहर है। लेकिन मून हार मानने को तैयार नहीं। वो तर्क और हकीकत पर यकीन करती है और बिना सबूत किसी की बात नहीं मानती। तभी उसे एक ऐसी बात नजर आती है जिसे बाकी सब अनदेखा कर चुके थे। पिछले सभी मामलों में शव हमेशा किनारे पर मिला था, लेकिन उसकी भांजी का शरीर गायब है। उसे उम्मीद जागती है कि उसकी भांजी शायद अभी जीवित हो। उसे शक होता है कि ये किसी भूत का नहीं, बल्कि किसी शातिर इंसान का काम है। इसलिए वो मदद के लिए एक ऐसे जासूस को बुलाती है जो अफवाहों पर नहीं, बल्कि विज्ञान और बारीकियों पर भरोसा करता है। ये जासूस उन गुत्थियों को सुलझाने में माहिर है जिन्हें लोग जादू टोना समझते हैं, मगर अक्सर उसे इन रहस्यों के पीछे इंसानी लालच ही मिलता है। उसका नाम कीन है। कीन अपनी तलवार और तेज दिमाग के साथ गांव पहुंचता है। वो कदम रखते ही वहां के भारी और डरावने माहौल को भांप लेता है। हर तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और हवा में नशीली धूप की खुशबू फैली है। कीन को कुछ और भी अजीब दिखता है। कुछ ग्रामीणों की नाक से अचानक खून बह रहा है। कीन मुखिया के घर जाता है मून से मिलने। वहां मून पहरेदारों से जूझ रही है और मदद की गुहार लगा रही है। कीन दखल देता है और अपने रसूख से उसकी मदद करता है। यहां पता चलता है कि मून और कीन का एक पुराना अतीत है। कीन ने कभी मून के भ्रष्ट पूर्व पति को सलाखों के पीछे भेजा था। फिर भी मून कीन की ईमानदारी की इज्जत करती है। मून उसे बताती है, यहाँ का मुखिया नाकारा है, लोग सहमे हुए हैं और मेरी बच्ची गायब है। वे भांजी के घर जाते हैं जहां वो अपने पिता के साथ रहती थी। कीन अपनी तहकीकात शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मून की भांजी एक सीधी साधी लड़की थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था, मगर एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। 2 हफ्ते पहले एक चोर ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए उस चोर के हाथ पर किसी तेज औजार से वार किया था, जिससे चोर भाग खड़ा हुआ। चोर ने कोई जेवर नहीं चुराया, बस कुछ मिट्टी के बर्तन लिए थे। कीन कमरे की बारीकी से जांच करता है और पाता है कि लड़की के कपड़े और जमा पूंजी वहीं सुरक्षित है। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई थी, उसे अगवा किया गया था। कीन फैसला करता है कि वो झील के किनारे जाएगा। मून साथ चलना चाहती है, मगर कीन उसे सुरक्षा के लिहाज से मना कर देता है ताकि अफवाहें ना फैलें। जेल में कीन की मुलाकात एक मछुआरे से होती है जो बताता है कि मुखिया ने गांव की शुद्धि के लिए एक शमन यानी तांत्रिक को बुलाया है। कीन जादू टोने को नहीं मानता, फिर भी वो शमन से मिलने पहुंचता है। शमन कीन को एक ताबीज देता है और चेतावनी देता है कि वो साया खून का प्यासा है। जब कीन उन लोकल पौधों के बारे में पूछता है, खासकर एक कांटेदार फल के बारे में जो भांजी की चप्पल पर मिला था, तब मून वहां पहुंचाती है। वो मदद करने की जिद करती है और बताती है कि ये फल केवल एक ही जगह मिलता है,
पहाड़ों के बीच एक छिपा हुआ झरना। इससे एक नई उम्मीद जागती है। कीन और मून उस झरने की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर हालात और गंभीर हो जाते हैं। कीन को चट्टानों पर ताज़ा खून के निशान मिलते हैं। मून घबरा जाती है, ये सोचकर कि शायद ये उसी की बच्ची का खून है। कीन उसे ढांढस बंधाता है कि मुमकिन है ये किसी जानवर का हो, पर उसके मन में भी शंका है। वे शाम ढलने तक खोजबीन करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता। उस रात कीन एक सराय में ठहरता है। शमन की जलाई धूप की महक पूरे गांव में फैल रही होती है। सोने की कोशिश करते हुए कीन को भी वही लक्षण महसूस होते हैं जो गांव वालों को हो रहे थे। उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। वो बेचैन हो जाता है, पर आखिरकार उसे नींद आ जाती है। उसे एक खौफनाक स्वप्न आता है। ख्वाब में उसे मून की भांजी झील के पास दिखती है। अचानक काले हाथ पानी से निकलते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। कीन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर जब वो उसे ऊपर खींचता है तो उसके हाथ में सिर्फ लड़की का कटा हुआ सिर होता है। कीन कांपते हुए जाग जाता है। अब हकीकत और वहम के बीच का अंतर मिटने लगता है। अगली सुबह कीन फिर से होश संभालता है और सुराग ढूंढने बाजार जाता है। वहां एक गवाह बताता है कि उस दिन लड़की ने दुकान जल्दी बंद की थी और झरने की तरफ गई थी। सबसे जरूरी बात, जाने से पहले उसकी तुएट नाम की एक औरत से बहस हुई थी। तुएट कोई आम महिला नहीं है, वो चीफ की बेटी है, अमीर, मगरूर और ताकतवर। कीन उससे पूछताछ करता है। तुएट मानती है कि उनकी बहस हुई थी, पर वो दावा करती है कि झगड़ा सिर्फ कपड़ों के ऑर्डर को लेकर था। वो कहती है कि लड़की ने थाक नाम के एक शख्स से पैसे वसूलने की धमकी दी थी। इससे एक नया किरदार सामने आता है, थाक। थाक एक कुम्हार कलाकार है जो जंगल में रहता है, और वो तुएट का होने वाला पति यानी मंगेतर भी है। कीन और थाक थाक के ठिकाने पर जाते हैं। वहां उन्हें वही अनोखे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो भांजी के कमरे में दिखे थे। कीन थाक पर दबाव डालता है। थाक रोते हुए अपनी दास्तान सुनाता है। वो बताता है कि तुएट से उसका रिश्ता घर वालों ने तय किया था, जिससे वो खुश नहीं था। असल में वो मून की भांजी से प्यार करता था। वो गरीब थी, पर थाक उसे अपना हमसफर मानता था। उसने मुखिया से शादी की इजाज़त मांगी थी, जिससे मुखिया और तुएट दोनों ही अपमानित महसूस कर रहे थे। थाक ने रिश्ता तोड़कर लड़की के साथ भागने की योजना बनाई थी। ये सच सब कुछ पलट देता है। अब एक मकसद साफ था। तुएट जलन की आग में जल रही थी। उसकी सगाई उस लड़की की वजह से टूट रही थी। कपड़ों का झगड़ा महज एक झूठ था, असली लड़ाई थाक को लेकर थी। तुएट ने तो ये तक अफवाह उड़ा दी थी कि वो लड़की गर्भवती है, ताकि उसे जलील किया जा सके। हालांकि थाक इससे इनकार करता है। कीन मामले की कड़ियां जोड़ता है। भांजी के कमरे में घुसने वाला शख्स कोई मामूली चोर नहीं था। शायद थाक ने उसे सबूत मिटाने भेजा, या फिर किसी और ने। कीन को याद आता है कि चोर के हाथ पर चोट थी। अब उसे उसी आदमी की तलाश करनी है। मून के पास एक योजना है। वो गांव में चाकू फेंकने का एक मुकाबला आयोजित करती है, ताकि वो जख्मी शख्स बाहर लाया जा सके। ये चाल कामयाब होती है। कीन की नज़र डोंग नाम के एक नामी चोर पर पड़ती है, जिसका हाथ पट्टियों से बंधा है। कीन उसका पीछा करता है और चुराए गए बर्तन ढूंढ निकालता है। वो डोंग को पकड़ लेता है। खौफ के मारे डोंग सब उगल देता है। वो चोरी की बात तो मानता है, मगर कत्ल से इनकार करता है। वो रहम की भीख मांगता है और कहता है कि चीफ ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है। फिर वो एक गहरा राज खोलता है। जिस रात उसने चोरी की थी, उसने लेडी वोंग को लड़की के घर से छुपकर निकलते देखा था। इसका साफ मतलब था कि चीफ का पूरा परिवार इस साजिश में लिपटा हुआ है। कीन चीफ की पत्नी और बेटी का आमना सामना करता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। कीन एक चाल चलता है और झूठ बोलता है कि उसके पास एक गवाह है जिसने तुएट को झरने के पास देखा था। इस दबाव में आकर तुएट टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोती है और मान लेती है कि उसने लड़की को थाक से दूर रहने की चेतावनी दी थी। बहस के दौरान गुस्से में उसने लड़की को धक्का दिया। लड़की गिरी और उसके सिर पर गहरी चोट आई। खून देखकर तुएट डर गई कि उसने उसे मार डाला, और वो वहां से भाग गई। लेडी वोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आती है और दावा करती है कि ये एक हादसा था और शायद डूबते भूत ने शरीर को गायब कर दिया। तुएट अरेस्ट कर ली जाती है, मगर लड़की का शव अभी भी नहीं मिला। कीन बुरी तरह थक चुका है। नशीली धूप का धुआं और गहरा होता जा रहा है और उसे फिर से मतिभ्रम होने लगता है।
उसे दिखता है कि डूबता भूत उस पर हमला कर रहा है। तभी उसका डिप्टी उसे होश न लाता है। डिप्टी पुराने केस की फाइलें लेकर आता है। कीन गौर करता है कि 30 साल पहले 14 लोगों के एक कुनबे को गद्दार बताकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जिस शख्स ने उस वक्त कत्ल का आदेश दिया था वो वही चीफ था जब वो जवान था। जब कीन इस पुराने राज को पढ़ रहा होता है तभी एक खौफनाक खबर आती है। झील के किनारे एक बिना सिर वाली लाश मिली है। गांव में हाहाकार मच जाता है। मून टूट जाती है ये सोचकर कि ये उसकी भांजी है। चीफ का परिवार चैन की सांस लेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे साबित हो जाएगा कि कातिल भूत है और तुएट निर्गुनाह है। मगर कीन उस लाश की बारीकी से जांच करता है। वो चीज पकड़ता है जो सबकी नजरों से बच गई थी। लाश की खाल बिल्कुल साफ थी। उस पर पानी में गलने के कोई निशान साफ थी। उस पर पानी में गलने के कोई निशान नहीं थे। अगर कोई लाश हफ्ते भर पानी में रहती तो वो सड़ने लगती। इसके अलावा सिर किसी बहुत ही तेज हथियार से सफाई से काटा गया था। कीन समझ जाता है कि ये मून की भांजी नहीं है, ये किसी और लड़की की ताज़ा लाश है जिसे भांजी के कपड़े पहनाकर केस रफा दफा करने की कोशिश की गई है। अगर ये लाश फर्जी है तो भांजी शायद अभी भी जिंदा है। कीन समझ जाता है कि डोंग अभी भी कुछ छुपा रहा है। वो डोंग के पास से भांजी के गहनों का डिब्बा बरामद करता है। उसे पता चलता है कि डोंग और घर की एक नौकरानी मिलकर लेडी वोंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डोंग ने झरने के पास वो सारा झगड़ा देखा था। जब तुएट भाग गई, डोंग ने देखा कि लड़की सिर्फ बेहोश है। उसे बचाने के बजाय डोंग ने उसे एक गुप्त गुफा में कैद कर दिया ताकि वो पैसों की उगाही कर सके। उसने चप्पलें झील में फेंक दी ताकि भूत का शक गहरा हो जाए। बाद में उसने एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया और उसकी लाश वहां डाल दी ताकि लेडी वोंग से मोटी रकम वसूल सके। लेडी वोंग अपनी बदनामी के डर से पैसे देने को तैयार हो जाती है, मगर चुपके से डोंग को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। वो पैसों का थैला लेकर जंगल की ओर निकलती है। कीन और मून उसके पीछे जाते हैं। वे उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां डोंग ने लड़की को जंजीरों में बांध रखा था। वो उसे बाहर लाता है। लेडी वोंग डोंग पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, पर वहां हिंसा भड़क उठती है। कीन मौके पर पहुंचता है। डोंग उस पर तलवार से हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। कीन, जो जहरीली धूप के असर से जूझ रहा था, उसे बार बार भूत नजर आते हैं। इसी दौरान लेडी वोंग राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए लड़की को मारने की कोशिश करती है। मून एक शेरनी की तरह अपनी भांजी को बचाने के लिए लेडी वोंग से भिड़ जाती है। जैसे ही डोंग कीन को खत्म करने वाला होता है, कीन उसे धकेलकर नुकीले खंभों पर गिरा देता है, जिससे डोंग की मौत हो जाती है। मून लेडी वोंग को काबू कर लेती है। लड़की सुरक्षित बच जाती है। पुलिस पहुंचती है और लेडी वोंग और तुएट को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अपहरण का ये मामला सुलझ जाता है। मून और उसकी भांजी का मिलन हो जाता है। चीफ के परिवार का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, पर कीन का मन अब भी अशांत है। बाकी 8 मौतों का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नकली लाश ने एक गुत्थी तो सुलझाई, पर असल कातिल अब भी बाहर है। कीन फिर से उस धूप बत्ती की जांच करता है। वो उसका नमूना एक हकीम को दिखाता है। हकीम पुष्टि करता है कि उस धूप में एक दुर्लभ जहर है जो इंसान के दिमाग में खौफ और भ्रम पैदा करता है। इसका मतलब था कि भूत महज एक चाल थी जो उस शामन यानी तांत्रिक ने रची थी। कीन उसे पकड़ने दौड़ता है, पर वो गायब हो चुका था। तभी एक और लाश मिलती है, जिला प्रमुख की। वो भी बिना सिर की होती है। कीन को आखिरी सच्चाई तब पता चलती है जब वो 30 साल पुराने उस कत्लेआम की गहराई में जाता है। चीफ ने जिन 14 लोगों को मरवाया था, उस परिवार में कुल 15 लोग थे। एक छोटा बच्चा बच निकला था जिसने अपनों का कत्लेआम देखा था। वो बच्चा बड़ा होकर शामन बना और बदला लेने वापस लौटा। उसने गांव वालों को नशीली धूप से मदहोश किया ताकि भूत की कहानी पर सब यकीन कर लें। उसने जल पिशाच का मुखौटा पहनकर अपने परिवार की मौत के जिम्मेदारों को एक-एक कर ठिकाने लगाया। चीफ उसकी आखिरी शिकार थी। कीन को शामन की झोपड़ी में एक पुरानी जैकेट मिलती है। वो उत्तर की ओर फरार हो चुका है। फिल्म का अंत तब होता है जब कीन और उसका साथी घोड़ों पर सवार होकर उस असली मुजरिम यानी सीरियल किलर की तलाश में उत्तर की ओर निकल जाते हैं। ये कोई रूहानी किस्सा नहीं था, बल्कि जख्मी दिल और खूनी बदले की एक दर्दनाक दास्तान थी। देखने के लिए धन्यवाद।